ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेहा ने जैसा सोचा ठीक वैसा ही रोहन के साथ अपने आगे का काम प्लान कर लिया था। उसने कल रोहन से मिलते ही डिसाइड कर लिया था कि वो उसको उसका खोया हुआ नाम जरूर लौटाएगी, फिर उसके लिए उसे डबल मेहनत ही क्यों न करनी पड़े। जैसे जैसे वो यहाँ समय बिता रही थी वैसे वैसे उसे पता चल रहा था कि रोहन के यहाँ कोई भी इज्जत नहीं करता था। इतना अच्छा कलाकार होने के बावजूद उसे ना तो इतने समय से काम मिला था और ना ही रेस्पेक्ट। लेकिन नेहा ने सोच लिया था कि वो ये सब अब और नहीं चलने देगी। अपनी मेहनत और रोहन के टैलेंट को एक साथ जोड़कर वो साबित कर देना चाहती थी कि रोहन का मजाक उड़ाने वाले लोग कितने गलत थे। इसी के चलते उसने आज रोहन के लिए एक प्रोमो शूट का इंतजाम भी कर लिया था, जिसमें रोहन को अपने पुराने शो लव एंड हेट के कुछ सीन्स को एक्ट करना था। उसने तो बड़े भरोसे के साथ रोहन के लिए अपने आप को दुनिया वालों के सामने लाने का मौका दिया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये रोहन के लिए इतना आसान नहीं था। सालों बाद फिर से कैमरामैन के सामने उसे एक्टिंग करनी है, ये सोचकर ही रोहन अंदर तक डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहां से करेगा। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और डर के भाव देखकर नेहा समझ गई थी कि ये क्यों हो रहा था। देखो रोहन, आई नो ये तुम्हारे लिए इजी नहीं है, लेकिन तुम अपना कॉन्फिडेंस कम मत करो। मैं जानती हूँ ये सब किए तुम्हें काफी समय हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले तुम यही करते थे और जितनी अच्छी तरह से तुम एक्टिंग करते थे, मुझे यकीन है कि तुम्हें जरा भी समय नहीं लगेगा दोबारा सब कुछ समझने में। इसलिए ज्यादा सोचो मत और जाकर रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर के बाद शुरू करेंगे। नेहा ने उसे समझाया और उसके बाद रोहन को ग्रीन रूम के अंदर बैठाकर खुद कैमरामैन से बात करने के लिए चली गई। आफ्टर ऑल उसे ये भी इंश्योर करना था कि कैमरामैन कितना परफेक्ट था इस काम के लिए। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस ग्रीन रूम में आई तो रोहन चुपचाप एक कॉर्नर पकड़कर बैठा हुआ था। नेहा ने उसे इशारे से बता दिया कि वो शूटिंग कुछ ही देर में शुरू करेंगे। फोटोग्राफर और लाइटिंग टेक्नीशियन ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। सब अपने अपने काम के लिए तैयार हो चुके थे। इंतजार था तो बस रोहन का कैमरा के सामने आने का। रोहन ने नेहा का कॉन्फिडेंस और सारी तैयारी देखकर बड़ी हिम्मत से अपना पहला कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो कैमरा के नजदीक जा रहा था, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी और अपनी पोजीशन पर पहुंचने से ठीक पहले उसने अपने कदम रोक लिए। नेहा समझ गई थी कि उसके मन में क्या चल रहा था और कौन सा डर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो रोहन को इस अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं रहने देगी। रोहन, बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरे के कहने से तुम अपने पोटेंशियल पर शक मत करो। यू आर ए टैलेंटेड एक्टर, बस तुम्हें रुकना नहीं है। नेहा ने बड़ी सीरियसली रोहन के पीछे खड़े होकर उसका हौसला अफजाई करते हुए कहा था। उसकी बातों में रोहन के लिए जो विश्वास था, उसे रोहन कई सालों के बाद महसूस कर रहा था। बहुत वक्त बाद वो किसी को खुद पर इतना भरोसा करते हुए देख रहा था। रोहन ने हिचकिचाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और फाइनली जाकर कैमरा के सामने खड़ा हो गया। कैमरामैन ने जैसे ही फ्लैश ऑन किया, रोहन के प्रेजेंस ने पूरा माहौल ही बदल दिया था। उसका चमकता चेहरा, परफेक्ट फिटनेस और परफेक्ट अटायर देखकर नेहा मन ही मन खुश हो रही थी। कैमरा के सामने रोहन ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा वो लव एंड हेट शो में लगता था। अपने परफेक्ट एक्टर को कैमरा के सामने देखकर नेहा को खुद की चॉइस पर और भरोसा हो रहा था।
लेट्स बिगिन। नेहा ने मुस्कुराते हुए देखकर रोहन को एक बार फिर मोटिवेट किया और फोटोग्राफर को शूट करने का इशारा किया। जैसे ही फोटोग्राफर ने अपना काम शुरू किया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद वो रुक गया। वो रुककर अपनी खींची हुई फोटो को रिविजिट कर रहा था और उस दौरान उसके चेहरे पर निराशा देखकर नेहा को समझ नहीं आया कि चल क्या रहा था। उसने तुरंत फोटोग्राफर के पास पहुंचकर पूछा, क्या हुआ? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? रोहन के मेकअप में कुछ चेंजेस करने हैं क्या? फोटोज ठीक नहीं आ रहे हैं क्या? पता नहीं, मेकअप तो ठीक है, लेकिन कुछ तो ठीक नहीं है रोहन सर के साथ। फोटोग्राफर ने फोटोज की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए कहा। मतलब? नेहा ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फोटोग्राफर किस टेक्निकलिटी की बात कर रहा था। उसने तो अपनी तरफ से रोहन को पूरी तरह से तैयार किया था इस शूट के लिए। नहीं, मुझे लगता है रोहन सर का ध्यान नहीं है इधर, वो कहीं और ही खोए हैं। He doesn't seem to be in right state of mind, फोटोग्राफर ने कहा। Are you sure? नेहा ने पूछा। यस, मैं जितनी बार फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कैमरा से अपना आई कांटेक्ट हटा ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है या तो वो यहाँ देखना ही नहीं चाहते या तो देख नहीं पा रहे हैं। फोटोग्राफर के ये बात सुनकर नेहा इस बार टेंशन में आ गई थी। वो जानती थी कि रोहन के लिए ये नई शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये दिक्कत इस कदर उसकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर देगी, ये उसने नहीं सोचा था। उसने रोहन के पास जाकर बड़े आराम से उसे समझाया, रोहन, इतना नर्वस मत हो। आई नो इट हैपेंस इन रियलिटी, लेकिन फोकस करने का ट्राई करो, ठीक है? चलो फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, रोहन ने सिर्फ इतना कहकर सर हिला दिया। वो जानता था जो उससे हो रहा है वो जानबूझकर नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को रेडी कर लिया था कि वो नेहा के विश्वास को बनाए रखेगा। नेहा ने एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट करने के लिए सबको इशारा किया। एक बार फिर से सब अपने काम के लिए तैयार हो गए थे। एक्शन कहते ही कैमरामैन ने फिर से फोटोज क्लिक करना शुरू किया। उसके तुरंत ही बाद रोहन को फिर से कैमरा अवॉइड करता देख कैमरामैन एक बार फिर से रुक गया था। इस बार रोहन का खुद का कॉन्फिडेंस और गिर गया था। उसे खुद से ज्यादा अब नेहा के लिए बुरा फील हो रहा था। वो जितना उस पर भरोसा जताने की कोशिश कर रही थी, रोहन का परफॉर्मेंस उतना ही बिगड़ रहा था। इतने सालों से जो अंधकार उसने देखा था, उसने उसके अंदर एक अलग ही प्रेशर बना दिया था और कहीं न कहीं उसने मान लिया था शायद कि अब उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन नेहा ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो बार बार रोहन को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल दे रही थी, बड़े बड़े थॉट्स बोल रही थी, लेकिन हर बार रोहन का कैमरा के सामने जाने के बाद वही हाल हो रहा था। थोड़ी देर तक यही सिलसिला देखकर और अपने कैमरा से खराब फोटो खींचकर अब फोटोग्राफर का पेशेंस भी कम होता जा रहा था। वो कह कुछ नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे से झल्लाहट साफ साफ नजर आ रही थी। रोहन को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कोशिशों के बाद भी वो कैमरा की तरफ देख क्यों नहीं पा रहा था। फोटोग्राफर ने कुछ देर के लिए अपना स्टैंड छोड़ दिया था। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और पानी पीने के बाद वो चुपचाप बैठकर अपना फोन चलाने लग गया। उसका चेहरा देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो कितना बोर हो चुका था। इतनी बार फेल अटेम्प्ट्स देखने के बाद अब नेहा भी बेचैन हो गई थी। उसने रोहन को मोटिवेट करने का हर तरीका अपनाकर देख लिया था, लेकिन रोहन में जरा भी चेंज नहीं नजर आ रहा था। वो जितनी भी कोशिश कर रहा था, हर बार कैमरा में देखने में नाकाब था। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा तरीका अपनाए कि रोहन अपने किरदार में वापस आ सके।
रोहन भी समझ चुका था कि नेहा ने बहुत देर टॉलरेट कर लिया है। हर बार कोशिश करने के बाद अब वो भी निराश हो चुका था। नेहा ने रोहन से कहा, तुम्हें याद है ना कि तुमने उस शो में उस कैरेक्टर को कैसे निभाया था? वो तुम ही थे ना, जिसने लोगों को अपने लुक्स के साथ साथ अपनी एक्टिंग का भी दीवाना बना दिया था। क्या तुम्हें याद है कि उस शो में किस तरह से तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था और तुम पागलों की तरह अपनी जिंदगी से नाता तोड़ चुके थे? नेहा ने रोहन के शो के कुछ खास सीन को याद दिलाते हुए उससे बात करनी चाहिए। उसे उम्मीद थी कि शायद अपनी वो शो वाली इमेज को बरकरार रखने के लिए कुछ कर पाएगा। ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर, रोहन ने सर झुकाकर जवाब दिया। पर मैं अब उस कैरेक्टर में नहीं हूं, ना ही यहाँ कोई शो चल रहा है, इसलिए शायद मैं उसे पोर्ट्रे भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे पता है, लेकिन तुम एक एक्टर हो और तुम्हें उस कैरेक्टर को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। और तुम समझ क्यों नहीं रहे कि ये शूट तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें लोगों ने उसी शो से जाना है। अब अगर उसी कैरेक्टर को यूज करके हम तुम्हें वापस लाइमलाइट में लाएंगे तो लोग तुम्हें जल्दी अपनाएंगे, नेहा ने समझाया। रोहन उसकी बातों को समझ तो रहा था, लेकिन फिर भी पर्दे के उस किरदार को खुद में नहीं उतार पा रहा था। नेहा का सजेशंस मानते हुए उसने एक बार फिर से कोशिश करने का डिसाइड किया, लेकिन उसके हाव भाव देखकर नेहा को भारी डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा था। जिस रोहन को देखकर उसने उसके प्रोफाइल को सिलेक्ट किया था वो बहुत अलग था। उसे याद था कि पहले वो बेफिक्र होकर अपने आप को किसी कैरेक्टर में ढाल लिया करता था, लेकिन आज वही रोहन कैमरा के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। अब तो नेहा को भी डाउट होने लगा था कि वो रोहन के साथ इफेक्टिव काम कर भी पाएगी या नहीं। मैं फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, रोहन ने बड़ी हिम्मत कर पूरे विश्वास के साथ कहा। उसके बाद मन करके कैमरामैन ने और फोटोग्राफर ने वापस अपनी अपनी जगह ले ली, लेकिन इस बार कोशिश के बाद भी रोहन के चेहरे पर वो फील नहीं आई जिसके लिए नेहा ये सब कुछ करवा रही थी। इस बार नेहा अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और उसने तनतनाते हुए कहा, रोहन, अगर एक एक्टर एक्ट नहीं कर सकता तो अच्छा है कि वो इस काम को छोड़ दे। अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बेटर टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स यू कैन डू। नेहा का गुस्सा और रोहन की परफॉर्मेंस देखकर फोटोग्राफर भी नेहा के पास जाकर बोल पड़ा, लिसन, मेरे आज दूसरे अपॉइंटमेंट्स भी हैं। अगर ये शूट आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो लेट्स डू इट सम अदर डे। नेहा ने रोहन के लिए कंपनी के बेस्ट फोटोग्राफर्स को बुलवाया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि रोहन अभी रेडी ही नहीं था। उन दोनों को आपस में बात करता हुआ देखकर रोहन को लगने लगा था कि उसने अपने काले पास्ट की वजह से एक बहुत बड़ा चांस खो दिया था। शर्म से उसका सर झुक चुका था और अब वो नहीं समझ पा रहा था कि किस मुंह से वो नेहा से एक सेकेंड चांस मांगे। जितना मोटिवेट नेहा ने उसे इन 2 दिनों में किया था, उतना उसे पिछले 2 सालों में भी किसी ने नहीं किया था। उसके बाद भी जीरो आउटपुट के साथ खड़ा था, ये सोचकर रोहन अब खुद से नाराज हो गया था। उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर नेहा ने उससे कहा, अब क्यों उदास हो रहे हो? माना कि इतने समय से तुम सबकी नजरों से छुपे हुए थे, तुम्हें वो हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन अब तो वो मौका तुम्हारे सामने है। क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा हार्ड वर्क इतने सालों में कहीं खत्म हो गया है? मुझे जवाब चाहिए रोहन, क्या मैंने तुम पर भरोसा दिखाकर कोई गलती की है क्या? मैं नहीं चाहती कि तुम सर झुकाकर सिर्फ एक कॉर्नर में बैठे रहो। नेहा की आवाज में इस बार गुस्सा था, जिसका कारण रोहन अच्छे से समझ रहा था।
नेहा अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही थी रोहन को फिर से लाइमलाइट में लाने की। उसने सोच लिया था कि वह उसके ही पुराने शो लव एंड हेट के फोटोज वीडियोज रिकॉर्ड करके उसे फिर से लोगों के बीच में फेमस कर देगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके अकेले के करने से ये सब नहीं होगा। उतनी ही तैयारी रोहन को भी खुद पर करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो कहीं से भी रेडी नहीं लग रहा था। उसने कई बार समझाने और रोहन की कई कोशिशों के बाद भी कैमरे के सामने वो कंफर्टेबली परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इतनी फेल कोशिशों के बाद तो अब रोहन खुद से और भी ज्यादा निराश हो गया था। नेहा शुरुआत से सिर्फ उसका सपोर्ट करने की कोशिश में लगी थी, लेकिन अब उसका भी सब्र का बांध टूट चुका था। जो इतनी देर से बड़े प्यार और एक गाइड की तरह सिर्फ समझा रही थी, अब उसके टोन में गुस्सा भी सुनाई दे रहा था। उसने इस बार रोहन को ऊंची आवाज में डांट दिया था, जिसके बाद रोहन और भी ज्यादा सहम गया था। जिस मैनेजर की आंखों में कल से वो खुद के लिए एप्रिसिएशन देख रहा था, आज वहीं वो खुद को यूजलेस महसूस कर रहा था। नेहा भी उसे डांटना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उस पर समझाने का जब कोई असर नहीं हुआ तो उसे लगा शायद उसके डांटने से ही रोहन की आंखें खुल जाएं। अब कुछ बोलोगे या यूं ही शांत रहोगे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नेहा ने रोहन को शांत खड़े हुए देखा तो पूछा। ठीक है, फिर अगर तुम्हें सिर्फ शांत खड़े रहना है तो फिर इस कॉर्पोरेशन को यही खत्म करते हैं। कंपनी तुम्हें कोई और मैनेजर असाइन कर देगी और मुझे नया एक्टर, मैं लीडर से बात कर लूंगी। ये बात सुनकर रोहन परेशान हो गया था। वो जानता था कि उसके लिए नेहा जैसी मैनेजर होना कितना जरूरी था, लेकिन अपनी ही हरकतों से वो सब कुछ खोने वाला था, जिसका गिल्ट उसके अंदर बहुत बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर ली। उसके अंदर की बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि उसे देखकर लग रहा था उसका खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर घुटता देखकर नेहा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखने लग गई। मैं खुद पर गिव अप नहीं करूंगा। मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ, एक बार, आखिरी बार। भरे गले से कहते हुए रोहन इस बार रो पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर नेहा के साथ साथ वहां खड़े फोटोग्राफर्स और कैमरामैन भी हिल गए थे। इतने सालों की सफरिंग और पेन को दबाए रखने के बाद आखिरकार रोहन टूट चुका था। उसके आंसू साफ साफ बता रहे थे कि वो कितने सच्चे मन से कोशिश करना चाह रहा था। उसे इस तरह खुद से लड़ते हुए देखकर नेहा ने उसकी तरफ सॉफ्टली देखा और फिर कहा, देखो रोहन, मैं भी चाहती हूँ कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम डिजर्व करते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मैं देख पा रही हूँ कि तुम बहुत ट्राई कर रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। जस्ट बिलीव योर टैलेंट। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं होगा, तो मैंने तुम्हें दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया है। नेहा ने साफ शब्दों में रोहन को समझाया। वहां मौजूद सभी बड़े ध्यान से देख रहे थे कि नेहा किस बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस से इस पूरे मैटर को हैंडल कर रही थी। हाँ, रोहन ने अपने आंसुओं को पोंछकर अपना सिर हिलाया और नेहा को हाँ कर दिया। वो जानता था कि ये उसके लिए आखिरी मौका था। उसने सोच लिया था कि अगर इस बार भी उसने नेहा को डिसअपॉइंट कर दिया तो उसे घर वापस लौट जाना चाहिए। गेट रेडी एवरीवन। नेहा ने फोटोग्राफर्स और बाकी टीम को इशारा किया और रोहन को अपनी पोजीशन लेने के लिए कहा। उसके कहने पर कैमरामैन ने फिर से शूट करना शुरू किया। उसके एक्शन कहते ही रोहन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए अपने कैरेक्टर को इमेजिन करना शुरू किया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर उसने जिस तरह से कैमरे को फेस किया वो वाकई अद्भुत था। जैसे जैसे उसने अपने डायलॉग्स बोलने शुरू किए, नेहा के साथ सभी की आंखें फटी की फटी रह गई।
जिस शिद्दत से वो अपने कैरेक्टर को जी रहा था, वो उसके टैलेंट के साथ साथ रॉबिन और अपनी किस्मत पर गुस्से की वजह से भी हो रहा था। उसने सोच लिया था कि आज उसके लिए डू और डाई की सिचुएशन है। अगर वो आज परफॉर्म नहीं करेगा तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा, और उसका वो जुनून उसके डायलॉग में साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने अपने डायलॉग खत्म किए, स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। कुछ देर के लिए सबको ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई मिराकल देख लिया हो। जिस एक्टर से मैनेजर के साथ साथ कैमरामैन की भी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, उसे अपने कैरेक्टर को इतने बेहतरीन तरीके से एक्ट करते हुए देखकर वो लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अपने डायलॉग्स को बोलने के बाद भी रोहन अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहा था। नेहा ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर कहा, रोहन, परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, वेरी वेल डन। नेहा ने इतना कहते ही ताली बजा दी, जिसके बाद स्टूडियो रोहन की तारीफ में तालियों से गूंज उठा था। बरसों बाद अपने लिए इतना एप्रिसिएशन देखकर अचानक रोहन को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने से बाहर आया हो। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वहाँ खड़े लोग सच में उसकी तारीफ के लिए ये तालियां बजा रहे थे। फाइनली नेहा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जिसके साथ उसने रोहन से कहा, मुझे पता था कि मेरी चॉइस गलत नहीं है। तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई दिल को छू लेने वाली थी। मैं जानती थी कि मैंने तुम्हें बिल्कुल सही पहचाना है। बस अब इसी जज्बे को कायम रखना है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या हम इस कॉपरेशन को कंटिन्यू करें? रोहन ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसे नेहा से कभी ये सब सुनने को मिलेगा। एक लंबे अरसे के बाद रोहन के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह उसकी अपनी आर्ट थी। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो एक्चुअली अपने काम की ओर वापस लौट चुका था, जहां पर पहुंचने के लिए वो न जाने कब से तरस रहा था। नेहा ने एक्साइटमेंट में फोटोग्राफर से कहा, जब एडिटिंग फाइनल हो जाए तो फाइनल कॉपीज मुझे भेज देना। उसको टोन जिस तरह से बदली थी, सबको समझ आ रहा था कि नेहा की कितनी बड़ी टेंशन खत्म हुई थी और अब वो कितना रिलैक्स्ड थी। रोहन के फोकस और कंसंट्रेशन को देखते हुए शूटिंग लगभग 2 घंटे और चली। नेहा चाहती थी कि रोहन के इस बेस्ट परफॉर्मेंस के अच्छे से अच्छे शूट हो, जिन्हें वो प्रमोशन में यूज कर सके। अब रोहन इतने फॉर्म में आ चुका था कि उसे दिए हुए सीन को करने में ज्यादा समय नहीं लगा था। स्टूडियो का काम खत्म करने के बाद नेहा ने रोहन को अपने केबिन में बैठाया और उसके थके हुए एक्सप्रेशन देखकर उसे पानी का ग्लास ऑफर किया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड रोहन। याद रखना कि तुम यही हो, यही जो तुमने आज पर्दे पर सबको दिखाया है। इसी रोहन को मैं देखना चाहती थी। नेहा के शब्दों ने रोहन के अंदर एक नया जोश भर दिया था। उसे खुशी थी कि आज उसने फिर एक बार खुद से मुलाकात की थी, लेकिन इतनी तारीफ होने के बाद भी उसके मन में कहीं न कहीं एक डर था कि उसे पहले की तरह फिर से कहीं उसका पास्ट उसकी अपॉर्चुनिटी के आड़े तो नहीं आएगा ना। नेहा रोहन के आज के काम से बहुत खुश थी, लेकिन वो साफ साफ देख पा रही थी कि कुछ तो था जिससे रोहन अभी भी डिस्टर्ब था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है कि तुम फिर से पहले जैसे ना हो जाओ, लेकिन जिस तरह से आज तुमने अपने डर से लड़ाई की है, बस इसी लड़ाई को आगे भी जारी रखना है। हम इसके लिए साथ मिलकर काम करेंगे। तुम्हें रोज कम से कम 10 घंटे की ट्रेनिंग करनी होगी। नेहा को भरोसा था कि अगर रोहन इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो गया तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो रोहन के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत था। उसके दिमाग में अलग तरह की हलचल चल रही थी,
जिसे वो कहना चाहता तो था लेकिन कह नहीं पा रहा था। What's wrong with you? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम कर पाओगे ना 10 घंटे की ट्रेनिंग? आई होप तुम ये जानते हो कि इतना समय तो हर आर्टिस्ट को खुद पर देना ही होता है। इतनी मेहनत वो करते हैं तब जाकर वो 10 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं, नेहा ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इस ऑफिस के बाद भी मुझे कई सारे काम हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यह सब कैसे पॉसिबल होगा। रोहन ने कुछ सोचते हुए बड़ी हिचकिचाहट में कहा। नेहा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस काम की बात कर रहा था। अब तो उसने रॉबिन से उसकी सैलरी भी रिलीज करवा दी थी, तो अब ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए उसे दूसरे काम करने थे। अब कौन से काम करने हैं तुम्हें? तुम्हारी सैलरी भी कुछ ही दिनों में तुम्हें मिल जाएगी, तो अब तुम्हें वो पार्ट टाइम जॉब्स करने की जरूरत नहीं है। तो अब नए काम कैसे? तुम जानते हो ना कि यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा और शायद आखिरी चांस है खुद को प्रूव करने का। उसे भी अगर तुम सीरियसली नहीं लोगे तो मुश्किल तुम्हें ही होगी ना। जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है उसकी रेस्पेक्ट करो प्लीज, नेहा ने इस बार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से कहा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अब उसकी बातों से थक चुकी थी। वो बस बार बार रोहन को एक बात समझाना चाहती थी कि उसका पास्ट भले ही कितना ही कला क्यों न रहा हो, लेकिन उसका फ्यूचर अब भी बहुत ब्राइट हो सकता है, जिसके लिए सिर्फ उसे नेहा का साथ मिलकर मेहनत करनी थी। उसकी बातों में जो गुस्सा झलक रहा था उसे देखकर रोहन भी अपने ही हालातों पर हंस पड़ा। उसने अपने होठों को अंदर खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी समझ रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है और इस दिन का इंतजार कितना मैंने किया है वो मैं किसी को समझा भी नहीं सकता। लेकिन कहते हुए रोहन का गला भर आया और वो रुक गया था। लेकिन क्या? जब तुम ये सब कुछ समझते हो तो क्या चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? नेहा ने बड़ी फिक्र से पूछा। वो समझ गई थी कि रोहन जरूर किसी बड़ी बात को लेकर परेशान था। मेरी बहन, वो मुझे रोक नहीं रही, बल्कि एक वही तो है जो मुझसे भी ज्यादा चाहती है कि मैं सक्सेसफुल बनूं। उसे एक रेयर हार्ट डिसीज है जिसे वो कई सालों से सह रही है। वो महज 16 साल की है और इतनी सी उम्र में उसे इतना दर्द सहना पड़ रहा है। उस डिसीज की वजह से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है और अब डॉक्टर्स ने कहा है कि उसे और नहीं रोका जा सकता। जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है, रोहन ने कांपते हुए कहा। अपनी बहन के इस मेजर ऑपरेशन के बारे में सोचकर ही उसका दिल बैठ जाता था। हर वक्त उसे ये डर लगा रहता था कि अगर वो समय से 10 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया तो। उसकी बात सुनकर नेहा पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहन की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है। पहले तो रॉबिन के कारण उसने ऑफिस में इतना सब कुछ सहा, उसका कैरियर तबाह हो गया और अब उसकी पर्सनल लाइफ में भी उसके अपनों के साथ इतना सब कुछ हो रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना सब कुछ वो सह कैसे रहा था। मुझे पता है आपको मुझ पर तरस आ रहा होगा, लेकिन मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि इतने पैसों का जुगाड़ कैसे करना है। उसके लिए मुझे ज्यादा जगह और ज्यादा काम करना होगा, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ, रोहन ने नेहा की आंखों में आंखें डालकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था। नेहा रोहन के साथ जिस तरह की मेहनत कर रही थी, उसने सोच लिया था कि वो रोहन के टैलेंट और उसकी स्किल का सही इस्तेमाल करेगी, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था। भले ही रोहन अंडर कॉन्फिडेंट था, लेकिन नेहा को भरोसा था कि वो अपने अंदर के एक्टर को ज्यादा दिन दबा नहीं पाएगा। उसे अपनी तरफ से जितना हो सके उसने मोटिवेट कर दिया था,
लेकिन जब रोहन की बहन के बारे में उसने सुना तो उसका दिल बैठ गया था। वो अच्छे से समझती थी कि किसी अपने के साथ अगर कुछ हो जाए तो कैसा लगता होगा, और यहाँ तो रोहन की फैमिली में सिर्फ उसकी बहन ही थी। उसके ऊपर जो बीत रही थी उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल था। वो साफ देख पा रही थी कि रोहन किस तरह से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच सफर कर रहा था। लेकिन एज ए मैनेजर नेहा हर प्रॉब्लम में उसे सपोर्ट करना चाहती थी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या तुम मुझे अपनी बहन से मिलवाओगे? शायद उसे भी अच्छा लगेगा अगर उससे कोई मिलने जाएगा तो। नेहा ने कुछ सोच के उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे सहारा देते हुए। रोहन को बरसों बाद किसी ने ये फील करवाया था कि वो हर प्रॉब्लम में अकेला नहीं है। उसने सोचा भी नहीं था कि नेहा उसके काम के साथ साथ उसकी बहन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देगी। वो खुद भी जानता था कि उसकी बहन कितनी सोशल और मिलनसार थी। हर रोज अस्पताल में वो सिर्फ रोहन और उसका उतरा हुआ चेहरा देखती थी, लेकिन आज जब वो नेहा से मिलेगी तो जरूर बहुत ज्यादा खुश होगी। उसने बिना संकोच के एक्साइटेड होकर कहा, हाँ क्यों नहीं, रिया बहुत ही चीयरफुल है, उसे अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, वो जरूर खुश होगी आपसे मिलकर। उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट देखकर नेहा को राहत मिल रही थी। वो जानती थी कि रोहन के लिए अपनी बहन और अपने काम को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल था। जिस दौर से उसकी बहन गुजर रही थी, रोहन के लिए हर रोज 10 घंटे ट्रेनिंग कर पाना शायद मुश्किल भी था। लेकिन नेहा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। उसने सोच लिया था कि कैसे भी करके उसे कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, जिससे उसकी बहन रिया का भी इलाज समय पर हो सके और रोहन अपने काम पर भी फोकस कर पाए। बहुत क्लियर रास्ता तो उसे अभी भी नजर नहीं आ रहा था। शायद इसलिए वो सबसे पहले रिया से मिलना चाहती थी। जैसा कि दोनों ने सोचा था, उस दिन ऑफिस के बाद शाम को नेहा रोहन के साथ सिटी हॉस्पिटल गई, जहां उसकी छोटी बहन रिया एडमिट थी। जैसे ही नेहा ने रोहन के साथ हार्ट पेशेंट के वार्ड में कदम रखा, उसने देखा कि दूसरे नंबर के बेड पर एक बड़ी ही प्यारी सी लड़की लेटी हुई थी। दिखने में थोड़ी चब्बी सी थी और रंग बिल्कुल रोहन की तरह गोरा था। बॉब कट, सुनहरे काले बाल थे उसके, और उसके चेहरे पर एक बचकानी सी झलक थी। मुस्कान इतनी प्यारी कि कोई भी इस प्यारी सी बच्ची को देखकर पिघल जाए। जैसे ही रिया ने रोहन के वार्ड के अंदर आते देखा, वो खुशी से बोल पड़ी, भाई आप आ गए क्या? उसके चेहरे की चमक और आवाज में उत्सुकता देखकर नेहा समझ गई थी कि दोनों भाई बहन के बीच बड़ा खास रिश्ता था। ऐसा लग रहा था जैसे रिया हर रोज इस वक्त तक रोहन का इंतजार करती थी। एक 15 साल की बच्ची दिन भर अस्पताल में अकेले काटती थी और शाम होते ही अपने भाई का इंतजार करती थी। ये सीन देखकर नेहा निशब्द हो गई थी। अपनी बहन का इंतजार तो बखूबी समझते हुए रोहन दिन भर अपना काम करता था और शाम को थका हारा रिया के पास रहता था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि ये सब उन दोनों भाई बहन के लिए कितना मुश्किल होगा। नेहा को साफ नजर आ रहा था कि अगर रिया का शरीर अलग अलग मशीन से जुड़ा हुआ नहीं होता तो उछलकर रोहन को गले लगा लेती। रोहन ने भी रिया के पास पहुंचते ही उससे जुड़ी पाइप को ध्यान में रखते हुए उसे धीरे से गले लगा लिया। हाँ, मैं आ गया हूँ और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। इतना कहते ही रोहन ने अपने बैग से एक गिफ्ट निकाला और रिया के हाथ में रख दिया। ऐसा अक्सर होता था कि रोहन रिया के चेहरे पर खुशी को दुगना करने के लिए अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लाया करता था। आखिरकार वो जो भी कर रहा था, जितना भी कर रहा था,
उसे देखने के लिए, उसे जीने के लिए, उसका साथ देने के लिए इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसकी इकलौती बहन ही थी। हर बार रिया भी अपने गिफ्ट्स को देखकर एक्साइटमेंट से भर जाया करती थी, लेकिन आज नजारा कुछ अलग था। आज उसका ध्यान गिफ्ट से ज्यादा कहीं और ही था। अपने हाथ में रखे गिफ्ट से ज्यादा उसकी नजरें रोहन के पीछे खड़ी खूबसूरत लड़की पर थी। नेहा उसे इतनी भावुक होकर देखे जा रही थी जिस तरह से रिया को पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रिया तुरंत खुशी से बचकाने अंदाज में बोल पड़ी, क्या ये सुंदर सी लड़की मेरी भाभी है क्या? रिया ने बिना सोचे समझे ये सवाल पूछ तो लिया था, लेकिन उसके इस सवाल ने रोहन के साथ साथ नेहा को भी इम्प्रेस कर दिया था। वो एक अनजान बच्ची थी, इसलिए नेहा उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये बात सुनकर वो इतनी अनकंफर्टेबल हो गई कि अब उसकी नजरें इधर उधर देखे जा रही थी। रोहन जानता था कि नेहा को यह सुनकर कितना गुस्सा आया होगा। उसने तुरंत रिया को भौं में चढ़ाते हुए गुस्से से इशारा किया और कहा, रिया, कुछ भी मत कहो, मैंने तुम्हें मिलवाया नहीं है। इनसे तो ऐसी बातें कहां से सोच रही हो तुम? ये मेरी नई मैनेजर है नेहा मैम। ये सुनकर रिया के चेहरे की आधी एक्साइटमेंट मानो छूमंतर हो गई। अपने भाई के साथ इतने सुंदर लड़की को देखकर जरा सी देर में उसने न जाने क्या क्या सोच लिया था, लेकिन सच जानने के बाद उसका मुंह लटक गया था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि एक्साइटमेंट में उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया था शायद। ओह सॉरी, हेलो मैम। रिया ने नेहा को इस बार बड़े संकोच में मुस्कुराते हुए देखकर कहा। नेहा ये सुनते ही उसके पास आई और मुस्कुराते हुए देखकर उसने अपने बारे में बताया। धीरे धीरे रिया और नेहा ने एक दूसरे से अपने अपने बारे में बताना शुरू किया, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक कंफर्ट बन चुका था। उससे बात करने के बाद नेहा को ऐसा लगा जैसे भले ही रिया सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसकी लाइफ ने उसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवा दिया था, जिसकी वजह से वो मैच्योरिटी उसकी बातों में भी साफ साफ झलक रही थी। मैम, अब आप मेरे भाई के साथ काम करेंगी तो आप उसकी पूरी मदद करेंगी ना? रिया ने बड़ी उम्मीद के साथ नेहा से कहा। उसकी बात में जो हिडन रिक्वेस्ट थी वो देखकर नेहा उसका इशारा समझ गई थी। रॉबिन ने आज तक रोहन के साथ जो कुछ भी किया था उसका आभास रिया को भी था। वो जानती थी कि उसके भाई को आज तक वो हासिल नहीं हुआ जो वो डिजर्व करता था, लेकिन अब नेहा को उसके नए मैनेजर के रूप में देखकर रोहन के साथ साथ रिया के मन में भी एक उम्मीद जाग गई थी। नेहा ने हंसकर सर हिलाया और फिर कहा, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है रोहन की मदद करना। तुम चिंता मत करो, हम साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू मैम। मेरा भाई बहुत ही हार्ड वर्किंग है और दुनिया का सबसे अच्छा भाई भी। मेरी ट्रीटमेंट के लिए इसे एक दिन में 5 तरह की जॉब करनी पड़ती है। ये कुछ कहता नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर मुझे अच्छे से समझ आता है कि ये अकेले क्या कुछ सह रहा है। कंपनी में भी ये दिन रात काम करता है, लेकिन उसके बदले आज तक उसे कोई अपॉर्चुनिटी नसीब नहीं हुई। रिया ने अपने मन की बात नेहा से कह दी थी। रोहन के बिना बताए ही वो सब कुछ जानती थी कि उसके भाई पर क्या बीत रही थी, लेकिन उसके परिवार में कोई और था ही नहीं कि वो किसी से अपनी चिंताएं कह पाती। आज पहली बार रिया को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई जेन्युइन इंसान खड़ा है जिससे वो रोहन के बारे में बात कर सकती है। रोहन बार बार इशारे से रिया को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। वो जानती थी कि रोहन खुद को अपनी प्रॉब्लम्स का बखान करता नहीं और चुपचाप सब कुछ सहता जाता है, इसलिए उसकी बहन रिया ऐसा हरगिज होने नहीं देना चाहती थी। अपने भाई की परवाह करते करते रिया इतनी भावुक हो चुकी थी कि वो धीरे धीरे करके अपने बिस्तर से उठ गई थी
उसकी कंडीशंस बताते हुए वो बस यही चाहती थी कि नेहा उसे वो सब कुछ दे जो उसका भाई हमेशा से डिजर्व करता था। उससे रिक्वेस्ट करते हुए रिया ऑलमोस्ट नेहा के सामने झुकने वाली थी, लेकिन रोहन ने उसे रोक दिया। उसकी इस बात ने नेहा को अंदर तक हिला कर रख दिया था। वो अच्छे से देख पा रही थी कि रोहन के साथ जो कुछ भी हुआ था इतने सालों में, उसने उसकी बहन को किस तरह से हिला कर रख दिया था। बस रिया, क्या कर रही हो तुम? इतना भी शर्मिंदा मत करो मुझे। मैंने जो कुछ किया है वो मेरा फर्ज है, उसे इतना बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ। चलो अब लेट जाओ आराम से। रोहन भी अपनी बहन की बातों को सुनकर बेहद भावुक हो गया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि नेहा उसे एक कमजोर की तरह ट्रीट करे या उस पर तरस खाकर उसे काम दे। रोहन बार बार उसे रोकने की कोशिश में लगा था, लेकिन रिया अपनी बात बिना पूरी किए चुप होने वाली नहीं थी। मैम, मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको अच्छे काम की परख जरूर होगी। प्लीज मेरे भाई को चांस देकर देखिए, वो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो बहुत डेडिकेटेड है, रिया ने कहा। एक छोटी सी बच्ची को अपने ही भाई के लिए इतनी मिन्नतें करता देखकर नेहा का गला बुरी तरह से भर आया था। कुछ देर तक तो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी कुछ कहने के लिए। वो अच्छे से देख पा रही थी रिया और रोहन दोनों को एक दूसरे की कितनी फिक्र थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो रिया, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। अपने भाई की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा एक्टर है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे हर वो मौका मिले जो उसे मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें बिल्कुल ठीक होना होगा। अपने भाई की परफॉर्मेंस देखकर सबसे जोर से ताली तुम्हें ही बजानी है ना, समझी ना? नेहा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जिसके बाद रिया भी आंखों में आंसू लेकर हंस पड़ी। वो इस हंसते और रोते हुए चेहरे से नेहा को हजारों बार थैंक यू बोल रही थी, जिसे नेहा और रोहन दोनों अच्छे से देख पा रहे थे। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नेहा ने रिया के बाल को ठीक से पीछे किया और उसे आराम से वापस उसकी जगह पर लेटा दिया। उसे नजर आ रहा था कि इतनी बात करने के बाद रिया थक चुकी थी और अब उसे आराम की जरूरत थी। रिया ने भी सर हिलाते हुए नेहा को हाँ कहा और उसे मुस्कुराते हुए बाय किया। आप मुझे देखने आती रहोगी ना? नेहा के मुड़ते ही रिया ने बड़े प्यार से उससे पूछा। ये सुनकर नेहा के कदम रुक गए और उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल आऊंगी मैं। नेहा का जवाब सुनकर रिया के चेहरे पर एक अलग सुकून था। इसके बाद जब रोहन नेहा को वार्ड के बाहर तक छोड़ने गया तो उसके चेहरे पर एक टेंशन नजर आ रही थी। रिया ने की बातों से रोहन इतना इम्ब्रास हो गया था कि वो नेहा को नजर उठाकर देख भी नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों में नेहा से माफी मांगे। मैम, आई एम रियली सॉरी। मेरी बहन की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो बच्ची है और कुछ भी बोल देती है। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा, वो फिर कभी ये सब नहीं कहेगी। एक्चुअली मुझे लेकर थोड़ी ज्यादा परेशान रहती है, इसीलिए, रोहन ने बड़े संकोच में कहा। रोहन के बहन से मिलने के बाद नेहा को इस काम को करने का एक और मोटिवेशन मिल गया था। जिस तरह से उसने रिया को अपने भाई के बारे में बात करते हुए सुना था, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पूरी कोशिश करेगी रिया की उम्मीद को पूरा करने की। लेकिन रोहन नहीं चाहता था कि उसकी बहन की वजह से उस पर कोई भी एहसान हो। उसने तो रिया की बचकानी बातों की माफी भी मांग ली थी। हमारी फैमिली में हम दो ही लोग हैं ना, तो वो मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है, पर फिर भी उसे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर डैट। रोहन ने सर झुकाकर अपनी बहन की बातों के लिए नेहा से माफी मांगी।
पर नेहा को उससे कोई शिकायत नहीं थी। रिया से मिलने के बाद उसे समझ आ गया था कि उसके अंदर कितना बचपना था और कितना वो वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी। उसने रोहन की तरफ देखकर कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे तो खुशी है कि तुम्हारे पास तुम्हारी इतनी प्यारी बहन है जो तुम्हारी इतनी फिक्र करती है। मुझे तो जलन हो रही है तुमसे। नेहा ने हंसकर अपने मन के भाव रोहन से कह दिए। जैसे ही उसने ये बात कही, उसके मन में अपनी बहन कनिका की शक्ल घूमने लग गई। उसे हंसी आ रही थी खुद की किस्मत पर। उसे दूसरे भाई बहनों के रिश्ते, अपने और कनिका के रिश्ते में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर कनिका ने 6 साल पहले वो घिनौनी चाल नहीं चली होती तो शायद आज वो लोग भी साथ होते। लेकिन उसने तुरंत अपने दिमाग को काबू में लाते हुए इसके बारे में सोचना बंद किया और रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, तुम तो बेफिक्र होकर अपनी बहन के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है, मुझे चलना होगा। नेहा रोहन के सामने तो हंस मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोहन और रिया की हालत देखकर हिल गई थी। रोहन ने नेहा की बात पर हंसते हुए सर हिला दिया और बिना ज्यादा कुछ कहे रिया के पास वापस आ गया। अपने भाई को वापस अपने पास आता हुआ देखकर रिया बोल पड़ी, अरे भाई, इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? मैम को बाहर तक तो छोड़ देते। रिया ने ये बात जिस तरह से मजाक में आंख मारते हुए कही, रोहन उसका इंटेंशन साफ साफ समझ पा रहा था। नेहा को अपने भाई के साथ देखकर उसके दिमाग में जो नटखट ख्याल पनप रहा था वो उसकी आंखों से साफ साफ नजर आ रहा था। इस बार तो रोहन भी उसके बचपने पर हंस पड़ा। थोड़ी देर पहले जो रिया नींद में लग रही थी, अब उसका चेहरा बिल्कुल फ्रेश था। लेकिन वो जानता था कि अभी रिया को नहीं रोका तो उसका मजाक आगे और भी बढ़ सकता है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। रिया, तो क्या अब तुम मुझसे झूठ बोलने लगी हो? तुम्हें तो नींद आ रही थी ना? रोहन ने पूछा। वो तो आपको दिखाने के लिए आ रही थी। मुझे लगा था कि मुझे सोता देखकर शायद आप मैम के साथ ज्यादा देर रुकोगे, रिया ने हंसते हुए कहा। इस बार रोहन को उसका मजाक जरा भी पसंद नहीं आया। वो जानता था कि रिया बच्ची है, लेकिन इस तरह के बेतुके मजाक वो जरा भी इंटरटेन नहीं करता था। रिया, बस, मैंने कहा ना कि नेहा मैम मेरी मैनेजर हैं। हम सिर्फ एक ऑफिस में काम करते हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी पक रहा है तो उसे अभी के अभी निकाल दो। रोहन की सख्त आवाज सुनकर रिया ने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैम बहुत अच्छी हैं, और अगर मेरे रहते हुए आपको कोई अच्छी लड़की मिल जाती है तो उसके बाद अगर मैं ठीक भी नहीं हुई तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिया ने उदास चेहरे के साथ भारी आवाज में यह बात रोहन से कह दी। उसने जो कहा था उसके शब्द जरूर कम थे, लेकिन उसका मतलब बड़ा गहरा था। रिया महज 15 साल की थी, लेकिन उसे खुद से ज्यादा अपने भाई की फिक्र थी। उसे लग रहा था कि शायद उसका इलाज नहीं हो पाएगा और वो नहीं बचेगी, लेकिन अपने जाने के बाद उसे अपने भाई की फिक्र थी। सिर्फ वो दोनों ही तो थे एक दूसरे की दुनिया में। वो बस यही चाह रही थी कि अगर उसके जाने से पहले उसके भाई को कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो उसका जाना जरा आसान हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती थी जो वो सोच रही थी वो रोहन के लिए कितनी बड़ी बात थी। उसने तो बड़ी आसानी से ये कह दिया था, लेकिन रोहन इसे सुनकर अंदर तक कांप उठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बहन इतना गहरा सोच रही थी। सटअप, चुप रहो बिल्कुल। क्या कुछ भी बोलती रहती हो? ऐसे कैसे तुम्हें कुछ हो जाएगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है क्या? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझी तुम? तो ये उटपटांग ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो।
मेरे ख्याल रखने के लिए मेरी बहन ही काफी है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, समझी तुम? रोहन ने रिया के सर पर धीरे से टपली मारकर उसके मरने का ख्याल को वही रोकते हुए कहा। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं जी पाऊंगा क्या? मैं अपना घर बसा पाऊंगा क्या? लाइफ में कुछ कर पाऊंगा क्या? नहीं, कभी नहीं। मेरी एक्टिंग के बाद अगर तारीफ करने के लिए मेरी बहन ही नहीं रहेगी तो ऐसी एक्टिंग नहीं करनी मुझे। नहीं करना ऐसा कोई काम जिसमें मेरी बहन शामिल न हो। इसलिए तुम्हें ठीक होना होगा, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, समझी तुम? रोहन ने कांपती हुई आवाज में रिया से कहा। रिया भले ही कितने भी हंसमुख क्यों नहीं थी, लेकिन अपने भाई की लाइफ में खुद की इतनी इम्पोर्टेंस देखकर रिया हमेशा कमजोर पड़ जाती थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका भाई अकेला रह जाएगा। वो इतना सीधा था कि कोई भी उसका फायदा उठा सकता था और ये रिया हरगिज बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने भाई के साथ कितने दिन और है। वो कभी उसे परफॉर्म करता हुआ देख भी पाएगी कि नहीं। अपने भाई की आंखों में खुद को ठीक करने की जिद देखकर रिया की आंखों से आंसू उछल पड़े। लेकिन भाई, मेरी बीमारी, ये तो हम दोनों की ही बात नहीं मानेगी ना? ये तो अपने हिसाब से चल रही है ना? रिया ने रोते हुए रोहन का हाथ पकड़कर कहा। पगली, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा इलाज होगा और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जैसे ही तुम सही होगी मैं तुम्हें कंसर्न में लेकर जाऊंगा, मूवीज दिखाऊंगा, जहां कहोगी वहां घुमाऊंगा। लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी है, तुम्हें मजबूत रहना है और इस बीमारी का डट के सामना करना है। रोहन ने रिया और अपने दोनों के आंसू पोंछते हुए बड़ी हिम्मत से कहा। रिया जानती थी कि वो और उसका बड़े भाई बड़े लंबे समय से इस बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन हर बार अपने भाई की आंखों में उसे ठीक करने का जज्बा देखकर रिया को भी उम्मीद मिलती थी। उसे पता था कि रिजल्ट भले ही जो भी हो, लेकिन उसका भाई उसे ठीक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। तभी अचानक से रिया के डॉक्टर आए और रोहन से कहा, मिस्टर रोहन, रिया के ट्रीटमेंट में जो भी इश्यूज थे अब वो रिसॉल्व हो चुके हैं। हम इनके साथ आगे का प्रोसीड्यूर शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर रोहन का चेहरा खिलखिला उठा और उसने तुरंत खड़े होते हुए कहा, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? तो मतलब अब हम ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? मुझे पैसे कब तक जमा करवाने हैं डॉक्टर? प्लीज बताइए ना। रोहन ने बड़ी एक्साइटमेंट से पूछा। अभी तक उसका ऑपरेशन इसलिए रुका था क्योंकि डॉक्टर्स रिया की बॉडी पर एक दवाई का असर देखना चाहते थे। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक है तो उन्होंने रिया के साथ फाइनल ट्रीटमेंट मतलब उसका हार्ट ऑपरेशन करने के लिए रोहन को हरी झंडी दिखा दी। अब बस सब कुछ रोहन पर था। वो जितनी जल्दी पैसा जमा करवाएगा उतनी ही जल्दी रिया का ऑपरेशन हो सकता था। रोहन के लिए भले ही पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी बहन के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि वो पैसे कैसे लाएगा, लेकिन एक बार अगर डॉक्टर ने डेट दे दी तो वो जमीन आसमान एक करने के लिए रेडी था। लेकिन कहीं न कहीं से वो पैसों का जुगाड़ जरूर कर लेगा, ये उसने ठान लिया था। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर ने रोहन से कहा। उनकी बात सुनकर रोहन और रिया दोनों ही हैरान हो गए। क्या मतलब डॉक्टर? रोहन ने पूछा। उसने तो सोचना शुरू कर दिया था कि उसे क्या क्या करना पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर की बात ने उसके विचारों पर फुल स्टॉप लगा दिया था। क्योंकि आपके साथ जो लेडी आई थी उन्होंने रिया के अभी तक के बिल्स और ऑपरेशन का पेमेंट भी कर दिया है। अगले 2 दिनों तक हम रिया को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई तो हम इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए जाएंगे। बी रेडी, डॉक्टर ने बताया और रिया को हिम्मत देकर वो वहां से चले गए। ये बात सुनकर रिया और रोहन दोनों ही शांत थे।
उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया था। इस ऑपरेशन के लिए न जाने रोहन ने कितनी रातें बिना सोए गुजारी थी। न जाने कितनी बार उसने रिया से झूठ बोल बोल कर एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम किया था। एक एक पैसा बचाने की कोशिश भी की थी ताकि वो अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपयों का इंतजाम कर सके। लेकिन आज जब उसने सुना कि उसके मैनेजर ने इस पूरे पेमेंट को कर दिया है तो इस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मैम ने पेमेंट कर दिया है? सच में? रिया ने फटी आंखों से खुद से ही पूछा। हाँ, रोहन ने सर हिलाते हुए उसे जवाब दिया, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस पर रिएक्ट कैसे करना है। वो यही सोच रहा था कि उसकी बहन के ऑपरेशन का बिल भरकर नेहा ने उस पर कितना बड़ा एहसान किया है। वो शायद उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि इस एहसान के बदले अगर वो नेहा के लिए जिंदगी भर भी मेहनत से काम करेगा तो वो भी शायद कम होगा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल घूम रहे थे, लेकिन वो रिया के सामने अपने इन विचारों को नहीं आने देना चाहता था। वो पहले से ही नेहा के काफी इम्प्रेस्ड थी और ये जानने के बाद तो वो रोहन और नेहा के बारे में और भी ख्याली पुलाव बना सकती थी, जो रोहन बिल्कुल नहीं चाहता था। चलो, इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो और शांति से सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। रोहन ने रिया को अच्छे से लेटाकर उसे चादर ओढ़ाते हुए कहा। रिया ने भी पूरी खुशी के साथ उसे सर हिलाते हुए हाँ कह दिया, लेकिन आंख बंद करने के बाद भी उसके दिमाग में डॉक्टर की ही बात घूम रही थी। नेहा ने इस फेवर से उसे भी जीने की एक नई उम्मीद मिली थी, जिसके लिए वो उसकी शुक्रगुजार थी। रिया के आंखें बंद करने के बाद रोहन भी उसके पास वाले सोफे पर लेट गया था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ सोच सोच कर उससे उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नेहा के इस एहसान को चुकाना वो किस तरह से शुरू करे। बहुत सोचने के बाद उसे समझ आया कि उसके पास एक ही रास्ता था और वो था उसका काम। उसका काम ही ऐसा था जिससे वो नेहा को प्राउड फील करवा सकता था। उसने तुरंत अपने बैग से नेहा की दी हुई स्क्रिप्ट निकाली और उसे पढ़ने लग गया। नेहा अपने एक्टर रोहन को जैसे जैसे करीब से जान रही थी, उतना ही वो उसकी उदासी और टूटी हुई हिम्मत का कारण समझ पा रही थी। उसकी बहन रिया से मिलने के बाद नेहा सबसे पहले रिया को ठीक होता हुआ देखना चाहती थी, जिसके लिए उसने उसके ऑपरेशन के लिए सारे पैसे भर दिए थे। ये सुनने के बाद जहां रिया के मन में नेहा के लिए इज्जत और बढ़ गई थी, वहीं रोहन अब नेहा को डिसअपॉइंट करने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था। नेहा ने बहुत कुछ सोचकर रिया के इलाज के लिए पैसे तो दे दिए थे, लेकिन ये उसके लिए जरा भी आसान नहीं था। हमेशा से वो अपनी इस सेविंग को पीहू की बेहतर पढ़ाई के लिए खर्च करना चाहती थी, लेकिन आज रिया से मिलने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया था। इतने सालों की सेविंग्स उसने एक 15 साल की बच्ची के ऊपर खर्च कर दी थी, क्योंकि उसका यही मानना था कि किसी की लाइफ से बढ़कर ये पैसे कभी नहीं हो सकते। उसने सोच लिया था कि ये पैसे तो फिर कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर रिया के इलाज में देरी हो गई तो उसे बचाया नहीं जा सकेगा। उसके इस हेल्प से रिया और रोहन की लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है, ये सोचकर नेहा को अपना डिसीजन हर पल ठीक लग रहा था। इतना सब करने में नेहा घर पहुंचने में लेट हो गई थी। उसे अंदर आता देखकर पीहू ने उसके पास दौड़कर आते हुए कहा, बड़ी, कहाँ रह गए थे आप? उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो न जाने कब से उसका इंतजार कर रही थी। काम में लेट हो गई थी पीहू। आपने क्या किया स्कूल से आने के बाद? नेहा ने पीहू को गोद में उठाते हुए कहा। इतना थकने के बाद भी नेहा ने पीहू को जवाब देते वक्त आवाज में अपनी थकान नहीं दिखने दी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने ऑफिस की टेंशन्स को कभी घर लेकर आए।
मैं जब से आई हूँ मरियम दादी को स्कूल के बारे में बता रही हूँ। मैंने बताया कैसे हमने बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया और जीता भी। कितना मजा आया ना बड़ी, पीहू ने चहकते हुए नेहा की गोद में कहा। लिविंग हॉल में पहुंचकर नेहा ने पीहू को सोफे पर बैठाया और आराम से उसके किस्से सुन लग गई। जैसे ही उसने स्कूल की बात छेड़ी, नेहा को उसकी टीचर की कही एक एक बात याद आने लग गई। उसे लग रहा था कि इतनी इम्पोर्टेंट बात को इग्नोर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आखिरकार बात पीहू की पेरेंटिंग से जुड़ी हुई थी। वो मन ही मन सोचने लग गई, क्या करूं? इस बारे में आदित्य से बात करनी चाहिए क्या मुझे? मिस सरीन जो कुछ भी कह रही थी उसके बारे में कम से कम आदित्य को तो पता ही होना चाहिए। नहीं, लेकिन किस हक से? क्या पता करेगा वो ये सब? पता नहीं उसके लिए ये सब जानना जरूरी भी है या नहीं। मेरे ऐसे कहने से कहीं उसे ये न लगने लगे कि मैं जबरदस्ती की एक्सपेक्टेशन लगा रही हूँ। नेहा ये सब सोचते सोचते कब खो गई उसे भी पता नहीं चला। पीहू एक के बाद एक कहानियां उसे सुनाई जा रही थी, लेकिन नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका ध्यान तो मिस सरीन की बातों की तरफ था। तभी अचानक से मरियम की आवाज ने उसे वापस बुलाया। नेहा, स्वीट हार्ट, यू आर बैक। इतना लेट कैसे हुआ? चलो ये गर्मा गर्म चाय पियो, बहुत थक गए होंगे ना। मरियम ने उसके आगे ट्रे ले जाते हुए कहा। जिस तरह से वो आदित्य का ख्याल रखती थी, ठीक वैसे ही अब वो नेहा और पीहू की देखरेख में लग गई थी। नेहा ने उनकी तरफ बड़े प्यार से देखा और देखती ही रह गई। वो जब जब मरियम आंटी को अपने और पीहू के लिए कुछ भी करते हुए देखती थी, उसे ऐसा लगता था जैसे उसने अपने खोए हुए परिवार का कोई हिस्सा पा लिया हो। आप क्यों इतना परेशान होती हैं? मैं खुद बना लूंगी चाय। आप, नेहा ने मरियम आंटी को समझाते हुए कहा। उसे आदत नहीं थी किसी के इतने अपनेपन की, लेकिन यहाँ आने के बाद वो जितना अपनी उम्मीदों को रोकना चाहती थी, मरियम उतना ही नेहा को इस तरफ खींच रही थी। अरे, जब आदित्य बाबा के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए क्यों नहीं? आप कोई उनसे अलग थोड़ी हैं। लीजिए, फटाफट चाय पीजिए और जल्दी से फ्रेश होकर वापस आ जाइए। आज तो आदित्य बाबा भी बड़ा लेट हो गया है। मरियम ने नेहा को चाय पकड़ाकर वापस किचन की ओर जाते हुए कहा। नेहा को समझ आ गया था यहाँ रहकर वो मरियम आंटी के प्यार को चाह कर भी कम नहीं कर सकती थी। वो आदित्य के जितने करीब थी, जाहिर सी बात थी कि उसकी पत्नी से भी वो इतनी ही करीब रहेंगे। आखिरकार उन्हें थोड़ी पता था कि ये शादी कोई खास बंधन नहीं, बल्कि एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। नेहा ने उनके जाने के बाद चाय खत्म की और अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगी। इतनी देर में आदित्य भी ऑफिस से वापस लौट आया था। उसे भी मरियम आंटी ने ठीक यही समझाया। उसे भी तुरंत फ्रेश होने के लिए उन्होंने भेज दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि वो और नेहा एक ही समय पर खाने के लिए इकट्ठा हो। उन्होंने तो नेहा और पीहू को पूरी तरह से अपना लिया था, लेकिन उन्हें चिंता सिर्फ एक बात की थी। अभी तक आदित्य बाबा ने राजीव सर और निर्मला मैडम को कुछ भी नहीं बताया है। जब उन्हें पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? Only God knows। लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ? उसने मना किया है, नहीं तो ये मैं खुशखबरी कब का उन्हें दे देती। आई विश वो जल्दी वापस आए और जिसके फैमिली के लिए वो कब से तरस रहे हैं उसे अपनी आंखों से देखे। मरियम खाना सर्व करने की तैयारी करते हुए मन ही मन सोच रही थी। जैसा उसने सोचा था, नेहा और आदित्य लगभग एक ही समय पर खाना खाने के लिए नीचे पहुंचे। रोज की तरह आदित्य, नेहा, पीहू और मरियम अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए थे। आदित्य को फुर्सत से देखते ही पीहू ने उससे दिन भर की बातें शेयर करना शुरू कर दी। पहले उसके लिए नेहा ही अकेली थी, जिसे वो अपना सब कुछ बताया करती थी, लेकिन अब उसकी लाइफ में उसके कुल अंकल भी थे।
उसकी उन्हें आदत होने लगी थी आदित्य से सब कुछ शेयर करने की, और आज तो स्कूल की मीटिंग से लेकर गेम्स में हुई छोटी छोटी चीटिंग तक सब कुछ उसे बताया था। आपको पता है कुल अंकल, आज मेरे टीचर ने बड़ी से मेरे बारे में बहुत सारी बातें की। पीहू ने अपने छोटे से मुंह में खाना भरते हुए कहा। अच्छा, क्या क्या कहा? कोई शिकायत तो नहीं की हुई आपकी? आदित्य ने भी खाना खाते हुए पूछा। खाते वक्त भी उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पीहू की बातों पर था। पहले तो डाइनिंग टेबल पर भी उसके दिमाग में ऑफिस की मीटिंग चला करती थी, लेकिन अब तो पीहू उसे और भी कुछ सोचने का स्पेस ही नहीं देती थी। वो जितनी देर भी पीहू के सामने रहता था, उसके दिमाग को उसके अलावा कुछ और सोचने की जगह ही नहीं मिलती थी। और अब धीरे धीरे शायद आदित्य को भी इसकी आदत पड़ने लगी थी। पहले उसके पास कुछ और सोचने के लिए था ही नहीं, लेकिन अब पीहू के बचकाने किस्से सुनने से भी उसे न जाने क्यों इंटरेस्ट आता था। इस अनजान रिश्ते की बढ़ती महक पहुंच तो दोनों तक रही थी, लेकिन उसका कारण उन्हें अभी भी नहीं पता था। वो नहीं जानते कि ये महक उनके बीच बाप बेटी के रिश्ते की थी, जिसे पैदा करने वाले दोनों फूल अभी तक एक दूसरे की पहचान से अनजान थे। पता नहीं, वो तो बड़ी को कहा था, लेकिन वो आपके बारे में भी पूछ रहे थे, पीहू ने खाते खाते कह दिया। ये सुनकर आदित्य एक पल के लिए ठहर गया था। उसे ये जानकर जरा अजीब लगा कि एक साधारण सी मीटिंग में उसकी टीचर ने माँ के होते हुए डैड के बारे में भी पूछा। कुछ सेकंड के लिए वो नेहा की ओर देखने लगा। नेहा जानबूझकर इस कन्वर्सेशन में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए आई कांटेक्ट चुराने की कोशिश करते हुए वो चुपचाप खाना खाए जा रही थी। और पता है, आज तो स्कूल में सभी मम्मी डैडी के लिए गेम्स भी थे। मैं और बड़ी जिसमें भी पार्टिसिपेट किए सब में जीते, लेकिन जिसमें मम्मी डैडी दोनों को खेलना था उसमें तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। अगर हम उसमें भी खेलते तो हम ही जीतते, है ना बड़ी? पीहू ने नेहा की तरफ देखकर बताया। ये सुनकर नेहा ने बड़ी संकोच में मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। उसके दिमाग में अभी भी मिसेज सरीन की बातें घूम रही थी, लेकिन पीहू की इस बात पर आदित्य का ध्यान अटक गया था। पीहू के किस्सों को एक के बाद एक सुनकर उसे आभास हो रहा था जैसे आज उसके स्कूल में कुछ तो खास था। पीहू ने जिन उदासी से गेम्स में पार्टिसिपेट न करने की बात कही थी, आदित्य के दिल में ये बात ठहर गई थी। उसने पीहू की बातों पर हंसते हुए जवाब तो दे दिया, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो नेहा से इस बारे में बात जरूर करेगा। खाना फिनिश करने के बाद नेहा थोड़ी देर के लिए बालकनी की तरफ टहलने के लिए चली गई थी, जहां उसे अकेला देखकर आदित्य सीधा उससे बात करने पहुंच गया। क्या कह रही थी पीहू? आदित्य ने नेहा से सीधा सवाल पूछा। बालकनी से आसमान में चांद और ठंडी हवाओं का आनंद ले रही नेहा ने जैसे ही आदित्य की आवाज सुनी तो उसने हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा। किस बारे में? नेहा ने चौंकते हुए पूछा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। खाने के वक्त पीहू कुछ कह रही थी क्या? क्या हुआ था आज स्कूल में? आदित्य ने पूछा। क्या था? पीटीएम थी, उसमें तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? नेहा ने पूछा। देखो, मुझे साफ समझ आ रहा था कि पीहू वाज अपसेट। उसकी मैम ने मेरे बारे में पूछा क्या? क्यों, कोई खास रीजन है? आदित्य ने पूछा। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य सच में मिस सरीन की बात जानना चाहता था। वो तो सोच रही थी कि ये सब उसके लिए जानना शायद जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही चल रहा था। नेहा जिस बात को कल रात से बताने में हिचकिचा रही थी, आज वही बात आदित्य उससे सामने से पूछ रहा था। कैन यू प्लीज टेल मी नाउ? आदित्य ने एक बार फिर से पूछा। पीहू के स्कूल में पीटीएम थी, जहां उन्होंने कहा था कि दोनों पेरेंट्स का जाना जरूरी है।
कुछ महीनों में एक बार ऐसी मीटिंग करते हैं वो, जहां उन्हें बच्चों के मॉम डैड दोनों से मिलना होता है। नेहा ने बड़ी फ्लैट टोन में आदित्य को बताया। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आदित्य ने उससे पूछा। क्या बताती? कल रात में पीहू ने कहा तो था कि स्कूल में मीटिंग है, नेहा ने कहा। पर मैं ये नहीं जानता था कि मेरा भी जाना जरूरी है। वो तो बच्ची है, तुम तो मुझे बता सकती थी, आदित्य ने नेहा से जरा गुस्से में कहा। नेहा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य को स्कूल की मीटिंग के बारे में न बताने से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। पर मैं क्या कहती तुमसे, और क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम मीटिंग में आने के लिए इतना इंटरेस्टेड होंगे, नेहा ने हैरान होकर कहा। व्हाट, आर यू सीरियस? और तुम कब से मेरे इंटरेस्ट की बातें सोचने लग गई? आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा। सी, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना परेशान क्यों हो, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग्स। आई केम टू योर रूम यस्टरडे। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तुम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मुझे लगा आज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया। एक तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, और तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है, नेहा ने गुस्से में जवाब दिया। वो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अगर तुम मुझे बताती तो एटलीस्ट मैं कुछ मैनेज करता। वैसे भी मीटिंग 11 बजे से थी, तब तक तो मैं वापस भी आ जाता। कम से कम पीहू को दूसरे बच्चों को देखकर अपनी लाइफ कोई कमी तो फील नहीं होती। डिड यू सी हर एक्सप्रेशन? जब वो उन गेम्स के बारे में बात कर रही थी, सी वॉज अपसेट, ये सोचकर कि वो दूसरे बच्चों की तरह हर गेम में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। और इसका रीजन जो भी हो, आई डोंट लाइक टू सी हर लाइक दैट, आदित्य ने नेहा से सीरियसली कहा। क्या पीहू की फिक्र ले आएगी उसे इस रिश्ते में एक कदम आगे? क्या नेहा बता पाएगी पीहू से जुड़ी जिम्मेदारियों को? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, ओनली वन यूट्यूब चैनल अन्वय उपाध्याय पर।